क्या है, एक ऐसा कैरेक्टर निकाल। हाँ गोविंदा जी क्या था, कौन किस टाइप का आदमी है यार, लोग देखना क्या बोले, इसको रील्स को देखना चाहिए बोले। आपके पिता गीतकार थे जी, और इनके जो गाने अगर मैं आपको बताने जाऊंगा कि इन्होंने कौन कौन से दिए हैं तो एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। क्यों? हाँ, तो गोविंदा जी का दिल बड़ा है, और बड़ा इसलिए भी था क्योंकि अकाउंट भी बड़ा हो गया था। तो हीरो लगने के लिए मेरी नानी ने बोला कि विनय देखो, तुम अगर हीरो बनना चाहते हो तो तुम्हें उसके पात्र बनना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, आप अपने धर्म के सम्मान के साथ साथ अगर आप दूसरों के धर्मों की इज्जत नहीं कर सकते तो आप हीरो नहीं है। अब आज की डेट में कोई विनय आनंद जैसा बनना नहीं चाहता कि भाई एक आदमी 20 वर्षों से लगा ही हुआ है एस्टैब्लिश होने में या बॉलीवुड में अपना नाम बनाने में। आप क्यों समोसे के पैसे इतने ले रहे हो भाई? आदमी है ना अजय भैया, हर हफ्ता जाना चाहता है थिएटर में। करो, आपकी मर्जी है भाई। विनय आनंद कोई नेता तो है नहीं अभी जो हर चीज के लिए बोलेगा। मेरी टीम ने मुझसे कहा कहीं ये अच्छा कि कोई गोविंदा मामा की जी तरह पे लेट तो नहीं आने वाले। वहशत इंसान की यहाँ आ पहुंची है जहां अब बशर का बचना मुमकिन नहीं। अब दिलों को जीतना मुश्किल है, तबाह करना मुश्किल नहीं। क्या बात है। फलसफा प्रेजेंटेड बाय कोको हाई, मार्केटिंग पार्टनर टीबीबी द बिग बैंग। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो फलसफा में। मैं हूं आपका होस्ट अजय जायसवाल। फलसफा यानी सोच, नजरिया और वो सफर जो हमें खुद से मिलाता है। इस मंच पर हम बात सिर्फ काम की नहीं करते बल्कि उस रूह और जद्दोजहद की भी करते हैं जो एक इंसान को शख्सियत बनाती है। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान जिनके खून में सिनेमा और संगीत बसता है, जिन्होंने बड़े पर्दे पर गोविंदा जी के साथ आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया जैसी सुपरहिट फिल्म से दिल जीता, तो वहीं भोजपुरी सिनेमा के निर्विवाद सुपरस्टार बनकर उभरे। लेकिन आज की ये मुलाकात थोड़ी सी अलग है। आज हमारे बीच वो चॉकलेटी हीरो नहीं बल्कि एक आम आदमी है। इन्होंने हाल ही में अपनी एक नई वेब सीरीज कटिंग पे एसीपी विक्रांत इस नाम से सबको चौंका दिया है। एक कलाकार जो अपने अभिनय की नई गहराइयों को छू रहा है। बहुत बहुत स्वागत है फलसफा के मंच पर बेहद वर्सेटाइल और सबके चहेते विनय आनंद जी। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दर्शकों का भी धन्यवाद जो आप सभी लोग हम लोगों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं फलसफा यानी हमारे प्यारे हमारे अजय भैया का धन्यवाद करता हूं। अजय भैया, आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और अभी हम लोग आपके सामने, हम आपके सामने हैं। हम लोग बोलते हैं, मैं कंफ्यूज हो गया, मैं ना हम लोग कौन, और तो नहीं, हम ही हैं भैया। हाँ, तो हम आपके सामने हैं और बड़ी खुशी हो रही है आकर। सबसे अच्छी बात है कि आज टेलीविज़न से निकल के वेब सीरीज़ बड़े पर्दे पर आपने इतना सारा काम किया सर। ये वेब सीरीज़ जो एसीपी विक्रांत है, ऐसी क्या आपको स्क्रिप्ट में मिली कि आपने तुरंत इसे साइन कर लिया? सवाल आपने बड़ा अच्छा किया अजय भैया। हम लोग आर्टिस्ट लोग जैसे, खास करके मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ कि क्या करें। एक बड़ी इनसिक्योरिटी, दर्शक जानते हैं, बड़ी इनसिक्योरिटी रहती है कि आप जब इतनी फिल्में कर चुके होते हो जी, तो कोई नया काम जो कि बहुत ज़्यादा आपको बहुत अलग ले जाता है श्रेणी में, तो आदमी अंदर से घबराता है कि मुझे करना चाहिए जी, मुझे नहीं करना चाहिए। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब एसीपी विक्रांत मुझे मिली और मुझे स्टोरी सुनाई गई तो ग्रे शेड है, तो 2 शेड है एक्चुअली, पॉजिटिव एंड ग्रे। तो मैं थोड़ा सा ये था कि हाँ, लेकिन विद द ग्रेस ऑफ गॉड इतने वर्ष, 27 वर्ष हो गए हैं काम करते करते, और एक अलग सा एक उम्र के साथ, एक्सपीरियंस के साथ एक तजुर्बा हम कहते हैं आता है।
और एक कॉन्फिडेंस आ जाता जब आप इतना काम कर लेते हो, जैसे आई डिड 72 फिल्म्स जो भी की होगी, तो वही एक अलग से मुझे लगा हाँ ये रोल मैं करूँगा और मैं कर सकता हूँ। तो मुझे थोड़ी घबराहट नहीं हुई। और मुझे पता चला कि हम लोग जैसे नए नए कलाकार आते हैं, जो नए आर्टिस्ट हमारे देश में हर रोज़ पैदा हो रहे हैं जी। और चाह रहे हैं कि हम ये करें, तो जब आप नए नए होते हो ना, आप बड़े कंफ्यूज होते हो कि ये रोल मुझे करना चाहिए, अच्छा मैं कैसे लगूंगा। मुझे याद है जब मुझे पहली फिल्म लो मैं आ गया मिली थी, तो जब मैंने फिल्म साइन की थी तो मैं घर में आईने के सामने एक्टिंग करता रहता था। अच्छा। कि मैं कैसे करूँगा, मैं इसमें हवलदार के रोल में हूँ, हीरो हवलदार है तो कैसा एक्ट करेगा। तो एक अलग एक एज का और एक अनएक्सपीरियंस्ड एक्टर जो होता है उसमें और एक इतने साल काम करने वाले एक्टर में बहुत फ़र्क आ जाता है। तो वो फ़र्क जब मैं अपने आप को देखता हूँ और सोचता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि हाँ वो फ़र्क आया है, क्योंकि आज मुझे लगता है कि मैं चैलेंजेस उठाने योग्य हो गया हूँ। जी। कटिंग पे जो आपकी जो वेब सीरीज आई है उसमें आपका जो लुक है वो बहुत ही रॉ है। जी बिल्कुल। और आपने इतनी सारी फिल्में की जिसमें आप एज एन हीरो और चॉकलेटी स्मार्ट, वो तो इस लुक में आने के लिए क्या आपको कुछ अलग से कुछ तैयारी करनी पड़ी? आपने एकदम सही पहचाना। जब ये मेरे पास आया तो मुझे बहुत अजीब सी रिक्वायरमेंट दी गई। मुझे बोला कि आपको बिल्कुल भी हीरो नहीं लगना है। हाँ। और वो थोड़ा सा घबराए हुए थे, थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस पूरा था कि यार एक्टर अच्छा है, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक कहीं ना कहीं उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि हमेशा मैं बड़ा फिल्मी रहा हूँ, डांस करना, हाँ वही एक्शन करना और बड़े झटाक कपड़े पहनना। तो मुझे उन्होंने बोला कि आपको ये सब से निकलना पड़ेगा। मैंने बोला निकलने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी आम जिंदगी में बहुत नॉर्मल हूँ। तो आप जो मुझे किरदार करने बोल रहे हैं मैं वैसा ही हूँ। तो मुझे बोले ठीक है। तो मैंने बोला आई नीड सम प्रिपरेशन, मैं थोड़ा सा, मुझे ऐसा है कि मैं थोड़ा सा फिट हो जाऊँ और पतला हो जाऊँ, थोड़ा सा अपने लुक पे काम करूँ। तो बोले नहीं 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 नहीं, आपको पतला नहीं होना है। अच्छा। इंस्पाइट आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दीजिए 2-4-5 किलो। तो मैंने बोला अरे ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बोले जो हमारा किरदार है वो मोहन का किरदार है, और मोहन जो है वो बिल्कुल स्टाइलिश नहीं है, वो बिल्कुल जिम नहीं जाता है, वो बिल्कुल भी मॉडल वाला लुक नहीं लगना चाहिए। अच्छा। कि ये मॉडल है, मतलब आपने एकदम शर्ट पहनी है, टी शर्ट पहनी है और आप एकदम फिट नज़र आ रहे हो, एकदम पेट अंदर है। और बोले वो बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। ये एक 9 to 6 वाला व्यक्ति है जो अकाउंटेंट है, जिसकी लाइफ सिर्फ अकाउंट्स में बिजी है, जो अपनी ज़िंदगी में परेशान है अपनी शादी को लेके और अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए। तो आप बिल्कुल भी वैसा ना लगे, और हम आपको एक अलग रूप में देखना चाहते हैं, हम आपको एक अलग रूप आपका दिखाना चाहते हैं। तो एसीपी विक्रांत जो है और जो मेरा किरदार है, आप देखिए वो बहुत नॉर्मल है। और मुझे बिलीव नहीं होता है कि इतने लोगों ने इतनी तारीफ की, क्योंकि उनको एक अलग विनय आनंद नजर आ रहा है। हाँ वही मैं देखा। हाँ वो बोल रहे हैं कि सब लोग ही इज अ गुड एक्टर, एवरीबडी इज राइटिंग कमेंट्स में ब्रिलियंट एक्टिंग, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने बोला कौन सी नई बात है, मैं क्या पहली बार एक्टिंग कर रहा हूँ क्या? ऐसा क्यों लिख दिया ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, ब्रिलियंट एक्टिंग? और किसी ने ये नहीं बोला कि विनय आनंद फैट लग रहे हैं, मोटे लग रहे हैं। हालांकि जो मेरे जो इर्द गिर्द वाले हैं उन्हें बड़ी तकलीफ होती है मुझे ऐसा देख के, जो मुझे हमेशा फिट ही देखते हैं। तो आम दर्शक नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो मुझे लगता है शायद वो कहीं मोहन के किरदार में वो उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया कि यस ही इज लुकिंग लाइक मोहन, ये काम आदमी लग रहे हैं और ये अपने किरदार में हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे भारत में, हमारे देश में अब कलाकार को कलाकार की तरह देखा जा रहा है कि हाँ ये इस रोल में है, ये परफेक्ट है।
अब मुझे पहले जब मैं सुनता था, हालांकि आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ आमिर खान, जब मैंने आमिर खान साहब की जो दंगल फिल्म आई और जब मैंने ये सुना था कि वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने आप को मोटा कर रहे हैं, किस तरह से वो तली हुई चीज़ें खा रहे थे और फिर कैसे उन्होंने अपने आप का वेट लॉस किया, क्योंकि उनके दोनों लुक थे इसमें, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। मैंने बोला यार आर्टिस्ट ऐसे कैसे हो सकता है, अपने आप को कैसा फैट कर सकता है, मोटा कर सकता है, तो आमिर खान साहब ऐसे कैसे कर सकते हैं भाई। लेकिन जब वो चीज़ मेरे पे आई तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार, अब चीज़ें बदल गई हैं। अब डायरेक्टर को, राइटर को लुक चाहिए। कास्टिंग डायरेक्टर्स भी लुक देखने लग गए हैं, करेक्ट, कि ये किरदार इन पे सूट करेगा। वो बाकायदा अभी मैंने एक लुक टेस्ट दिया। मैंने अपने जीवन में कभी इतना काम किया, कभी भाई सुपरस्टार की भी पदवी मिली भोजपुरी में, कभी लुक टेस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो मुझे अब समझ में आया कि इफ यू आर प्लेइंग ए हीरो, इफ यू आर प्लेइंग ए लवर बॉय, यू डोंट नीड अ लुक टेस्ट। लेकिन अगर आप कोई किरदार निभाते हो तो वहां पे अब प्रॉपर आपको कॉस्ट्यूम दिया जाता है, आपका हेयर वैसे किया जाता है, मूंछों की आवश्यकता है तो मूंछें लगा के देखा जाता है, चश्मे की आवश्यकता तो चश्मा पहना कर देखा जाता है। तो थिंग्स हैव रियली चेंज्ड एंड देयर इज अ ह्यूज, एक 150-200 लोगों का यूनिट होता है जिसमें आपके लुक, हाँ आपके लुक को देखने के लिए 5-5, 6-6 लोग होते हैं। और जब तक हम अपने घर में होते हैं हमें लगता है हम शहंशाह हैं, जैसे हम इनके पास जाते हैं ऐसा लगता है कि इन्होंने हम लोगों का किडनैप कर लिया है। और बराबर एक्सक्यूज मी विनेश जी को जरा वो एक ये पहना के देखिए जरा चश्मा, हाँ नो नो नो, एक इनको थोड़ा सा ऐसे करिए, थोड़ा इनको ऐसे दीजिए, तो पूरा बाकायदा दौर में ऐसे होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अच्छा लग रहा है, कर लो जो करना है कर लो, मैं करवाने के लिए तैयार हूँ भाई, अच्छा रोल दो। तो हमें भी मजा आए कि लोग हमको अलग रोलों में देखें। नहीं, सिनेमा तो बदल रहा है, और जो आपने बात कही कि जो कलाकार को हर एक अच्छे चीज़ की जो ज़रूरत पड़ती है फिल्म के हिसाब से, वो करते हैं लोग आजकल। और आपने वो बात बिल्कुल सही बोली कि जो लुक है उस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा। और मैं भी अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया, समर्पण करता हूँ कि भैया जो करना है कर लीजिए। क्योंकि आजकल जितने हमारे जो यंग जनरेशन के भी डायरेक्टर्स आ रहे हैं, दे ऑल आर वेरी प्रोफेशनल, उनको पता होता है हम क्या बना रहे हैं, वो अपने लुक से भटकना नहीं चाहते। मतलब मेरी अभी एक आने वाली फिल्म है मकान, जो हमने अपने प्रोडक्शन में बनाई हुई है। अच्छा, इट्स अ हिंदी फीचर फिल्म है, हॉरर उसका जॉनर है, और कई मल्टीपल लैंग्वेज में वो डब भी हो चुकी है। तो उसका जो डायरेक्टर है, ही इज़ माई ब्रदर इन लॉ सुमित नवल, जो कि राम गोपाल वर्मा को असिस्ट कर चुके हैं। तो उन्होंने मुझे एक भी जो मेरा किरदार था, और एक उनकी पर्सनल चॉइस थी कि वो सिनेमा को क्या कलर देना चाहते थे, और उन्होंने मुझे एक भी भड़कता कपड़ा पहनने नहीं दिया। अच्छा, हाँ, वो चाहते थे कि मैं पेस्टल कलर्स पहनूं, और मेरा बाकायदा एक ड्रेस, मतलब एक दिन ऐसा था जिसमें मेरा सिर्फ कॉस्ट्यूम टेस्ट हुआ प्रॉपर मेरे प्रोडक्शन कंपनी में, और वैसे ही कपड़े, वही रंग मंगाए गए थे जो मेरा डायरेक्टर चाह रहा था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने बोला देखो, हम लोग, मैं तो 2000 से 1999 से मेरी पहली फिल्म थी लोग मैं आ गया, तब से काम कर रहा हूँ। तो 1999 से लेके 2025-26 तक जो ड्रास्टिक चेंज आया है सिनेमा में, और ये हिंदी में ही नहीं, मैं देख रहा हूँ भोजपुरी फिल्मों में भी। हालांकि मैंने अभी 2-3-4-5 वर्षों से कोई भोजपुरी फिल्म नहीं की है, लेकिन भोजपुरी भी देख रहा हूँ भैया, थिंग्स हैव चेंज्ड। हाँ, वहाँ भी चेंजेस है। और ये जो चेंजेस है, मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो यंग जनरेशन आ रहा है, वो काफ़ी कुछ सीख के आ रहे हैं वो लोग। तो मुझे लगता है कि उसका काफ़ी उसमें अंश है इंडस्ट्री में। क्या है ना भैया, जब जैसे हमने अपना करियर शुरू किया था
तो हमारे जो डायरेक्टर्स थे वो सब सुघड़ ही थे। सुघड़ मतलब दे वर ऑल एक्सपीरियंस्ड। जैसे मेरी पहली फिल्म डायरेक्ट की थी महेश कोठारी जी ने। तो महेश कोठारी जी वो थे मराठी फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे डायरेक्टर जो ऑलरेडी मराठी सिनेमा में बहुत सारी हिट्स दे चुके थे, और उन्होंने मेरे साथ लो में आ गया पहली फिल्म बनाई। फिर जैसे आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया किया तो के राघवेंद्र राव जी, उनकी 100वीं फिल्म थी वो। अरे बाप रे। तो ही वॉज माई डायरेक्टर। राघवेंद्र राव साहब इतने बड़े डायरेक्टर, उनके साथ काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर हमने एक फिल्म की थी सौतेला, उसके डायरेक्टर थे टी रामाराव जी। तो टी रामाराव जी कौन? तो और जिन्होंने अंधा कानून, इनकलाब, बहुत बड़ा नाम उस जमाने में, मुकाबला गोविंदा जी के साथ, मतलब बुलंदी, मतलब कौन कौन सी फिल्में नहीं की। तो मैं ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुका था। मुझे तो देव साहब के साथ भी काम करने का ये मिला। मैंने स्पेशल अपीयरेंस किया था सेंसर फिल्म में। अच्छा। हाँ, तो ये तो चलता रहा। लेकिन आज के जो डायरेक्टर्स की आपने बात की है वो ये है कि ये जो आज के युवा हैं ये वर्ल्ड सिनेमा देख रहे हैं। यस। आज से 25 साल पहले हम यहाँ बैठ के कोरियन फिल्में नहीं देखते थे। राइट। हम जापानीज नहीं देख रहे थे, ना हम चाइनीज फिल्म देख रहे थे। तो आज जितने भी हमारे जो जनरेशन है जो आ रही हैं, या जो 25-30 साल के हैं, उनको आज से 10 साल या 8-9-10 साल पहले से ही ये सारी फिल्में एक प्लेटफॉर्म, एक नेटफ्लिक्स है या एनी इंटरनेशनल जो भी है, तो ये लोग ऐसा ऐसा सिनेमा देख रहे हैं, ऐसी ऐसी वेब सीरीज देख रहे हैं, इनका विजन बहुत बड़ा हो गया है। राइट। तो अब ये लोग देख रहे हैं कि हम क्वालिटी फाइट करेंगे इंटरनेशनल फिल्म से। ये फर्क आ गया है। तो लुक, लोकेशन, परफॉर्मेंस, प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें बहुत अलग हो गई हैं। तो ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छी फिल्में बना रहे हैं। यहाँ तक के स्टोरी बोर्ड के साथ सारी तैयारियाँ हो रही है। पहले ऐसा नहीं था, हम लोग जाते थे, शूटिंग हो जाती थी। अभी स्टोरी बोर्ड हो रहा है कि भाई कैसा लोकेशन होगा, क्या लोकेशन पे ही राइटर सीन लिखता था पहले। हाँ, अभी वैसा नहीं है। अभी हाँ, अभी चीज़ें चेंज हो गई है, और अब आर्टिस्ट भी चेंज हो गया है। मतलब हम लोग भी जो हैं, हम लोगों को भी जब नरेशन दिया जाता है तो हम लोग वो ज़िंदगी में घुस जाते हैं। अच्छा। हाँ, वैसी ज़िंदगी हो जाती है हमारी। तो पूरा ऐसा लगता है कि हम वही किरदार में हैं। तो आज के डायरेक्टर्स, आज के सिनेमेटोग्राफर्स, आज के राइटर्स, आज के म्यूजिक डायरेक्टर्स, बैकग्राउंड स्कोर वाले भी सब बदल गए हैं। एंड दे आर ऑल ट्राइंग टू डू इंटरनेशनल वर्क। ये सब चीज़ें हैं। बहुत बढ़िया। इस सीरीज को जब आप शूट कर रहे थे जी, तो आपने तो बहुत ही अलग किरदार निभाया। आपने अभी तक जितने भी आपने फिल्में की हैं उससे ये बिल्कुल ही अलग है, और बहुत चुनौतीपूर्ण भी रहा होगा आपके लिए। ऐसा नहीं कि बहुत आसान था आपको ये करना, ऐसा मुझे लगता है। तो जब शूट हो रहा था तो कभी ऐसा आपको ऐसा लगा कि कोई सीन या फिर कोई लोकेशन आपको इमोशनली या फिजिकली ड्रेन कर रहा है? नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। क्योंकि एक तो हमारा जो प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन हाउस और जो प्रेजेंटेशन है वो बालाजी टेलीफिल्म्स का है। तो ACP विक्रांत इज़ बिन प्रेजेंटेड बाय बालाजी टेलीफिल्म्स, एकता कपूर जी हैं। तो ये प्रोडक्शन हाउस अपने आप में इतना बड़ा और इतना प्रोफेशनल है, और इनकी टीम और सारी चीज़ें। तो एक तो लोकेशन इनकी पहले रैकी हो जाती है, 2 दिन पहले तो होती नहीं है। मतलब दे आर सो प्रोफेशनल कि इनको सूट कर रहा है वो लोकेशन और सारी चीज़ें। तो आर्टिस्ट इतना कंफर्टेबल होता है कि जब वो जाता है एज एन एक्टर तो वो अपना काम कर रहा होता है। और मैं सच बताऊं, मैं ऐसे भी कभी भी किसी डायरेक्टर के या आर्ट डायरेक्टर के या किसी के काम में बोलता नहीं, और ना अभी बोलने की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि आज के जो डायरेक्टर हैं और जो प्रोडक्शन स्टूडियो है, इनके खुद के क्रिएटिव्स बैठे होते हैं वहाँ, और वो यही देख रहे होते हैं कि कहीं लुक में गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, कहीं बैकग्राउंड ख़राब तो नहीं है, कहीं वो चीज़। तो 4-4 लोग तो बैठे होते हैं उंगली उठाने के लिए।
विच इज़ वेरी नाइस। मतलब वो अपना काम कर रहे होते हैं, आई मीन टू से कि वो सब चाहते हैं कि अच्छा काम हो और एक अच्छा प्रोडक्ट बन के निकले। तो मुझे लगता है सबकी वरी थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि हर चीज़ को पॉइंट आउट करने के हर लिए हर डिपार्टमेंट का एक हेड है, हाँ, उस हेड में 3-4 लोग हैं जो सुपरवाइज करते यस यस, तो सभी इतना सुपरवाइज कर रहे हैं कि अब वो बात ही नहीं आती कि कहीं से कुछ गड़बड़ हो जाए। हैं। नहीं, उसमें मेरा एक जो सवाल था कि वो सीन या कुछ ऐसा लोकेशन जो आपको भावनात्मक रूप से इमोशनली आप कहीं कुछ टच हुए, या कहीं कुछ ऐसा आपको आभास हुआ, या कभी आप उसमें एकदम खो गए? नहीं, जब मैं एकदम नॉर्मल कोई किरदार करता हूँ जैसे मोहन का, तो उसका घर एकदम नॉर्मल बताया है, या जो माँ का जो अटैचमेंट बताया मेरे किरदार का, तो पर्सनली मेरा जो जीवन है अजय भैया, मैं अपनी माँ से बहुत अटैच रहा हूँ। यस। क्योंकि मेरी माँ जो है वो मेंटली शी वॉज नॉट परफेक्ट। उनका जीवन जो है वो शी वॉज लाइक अ चाइल्ड, और मैं उनकी माँ बन के मैंने उनका ख्याल रखा। अच्छा। तो मेरा जीवन ऐसा रहा है। आज मैं जब अपने बच्चों को देखता हूँ ईश्वर की कृपा से, एंड व्हेन आई सी कि मेरी वाइफ ज्योति इतना ख्याल रखती है उसका, एज अ फादर मैं अपने बच्चों का इतना ख्याल रखता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि यार चलो भगवान की कृपा से मेरे बच्चों को जो लाइफ हमने दी है, या हम दे पा रहे हैं, या हम जो उनका ध्यान दे रहे हैं, वो सेम चीज़ मेरे साथ नहीं हुई। क्योंकि मेरी माँ की तबीयत ही ठीक नहीं थी, तो वो दुलार मुझे बेचारी प्यार तो करती थी, लेकिन वो लाड पूरा नहीं कर पाई। पिता का व्यवसाय खराब हो चुका था अपनी पत्नी का ध्यान देते देते, तो वो खिलौनों से और चीज़ों से वो बेचारे मुझे लाड नहीं दे पाए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई। और एसीपी विक्रांत में जो मेरा मोहन का रोल है, उसमें मैं अपनी माँ से इतना प्यार करता हूँ। किरदार जो किरदार है, मतलब उसकी माँ ही उसके लिए सब कुछ है। वाह। और अपनी माँ की वो इतनी रिस्पेक्ट करता है, और माँ 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 फ़ोन भी करता है, माँ अच्छा माँ सुनो ना, मैं आ रहा हूँ आज रात में, क्या आज ये खाना बना देना ना प्लीज़, सुनो ना हम लोग साथ में बैठ के खाएंगे, अब बहुत अच्छा लगेगा। तो दिन में 4 फ़ोन करेगा वो अपनी माँ को। तो ये है मोहन। तो ये जब रोल मैंने निभाया तो मुझे ऐसा लगा कि आई वॉज मिसिंग माई मदर। वो आप जो आज नहीं जीवन, वो है। आप जीवन जी गए। हाँ, और जैसा मैं भगवान की कृपा से जो भोला नज़र आया हूँ, मैं वैसा ही हूँ अपने जीवन में। मुझे बहुत ज़्यादा कपट, बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस, और बहुत ज़्यादा बनने की आवश्यकता लगती ही नहीं है। नहीं, मैं तो आपको पहले से जानता हूँ। आप तो बहुत ही एकदम जेंटल। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने किरदार में अगर मैं एफर्ट डाल दूँ, जो मेरा काम है जी। वो ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि मैं यार अजय भैया अपने आप को यही प्रूव करता रह जाऊँ कि मैं हीरो हूँ। मतलब मैंने देखा है कुछ कुछ जनरेशन्स के एक्टर्स को वो आएंगे ऐसे ये सब करते रहेंगे, वो इतना मेंटल जो है अपना वो इसमें डाल देंगे, मतलब कि समा बनाने में कि मैं स्टार हूँ, या देयर शुड बी अ डिसिप्लिन ऑन द सेट। तो आते ही कुछ ऐसी आवाज़ कर देंगे, या कुछ ऐसे डायरेक्टर्स भी होते हैं मैंने देखा है कि वो आते ही दे विल शाउट, क्या हो रहा है यहाँ पे, तो ऐसे समा बन जाएगा, एक अलग मूड हो जाएगा। तो वो चलो डायरेक्टर को तो फिर भी शोभा देता है, लेकिन कई एक्टर्स भी ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा मूडी होते हैं, और मैंने कभी ऐसा लाइफ नहीं जी। मैं थोड़ा सा ये रहता हूँ कि मैं स्विच करता हूँ फट से। अभी मैं आपसे कॉमेडी करूँगा, मस्ती करूँगा, लेकिन जैसे कैमरा ऑन हो जाता है मैं अपने किरदार में हो जाता हूँ। तो क्योंकि मैंने वो भार लेके मैं नहीं चला। हाँ, मैं वैसे जी नहीं सकता, मुझे बहुत लाइट और नॉर्मल जीने की आदत है। एंड बस आई एम वेरी डिसिप्लिन। मैं ये कोशिश करता हूँ कि समय पर पहुँच जाऊँ। आज भी आप समय पे जैसे हैं। हाँ, जैसे आपके पॉडकास्ट में आ गया, तो यही होता है कि किसी को तकलीफ ना हो मेरी वजह से। मेरी टीम ने मुझसे कहा कहीं ये अच्छा, कि कोई गोविंदा मामा की जी तरह लेट तो नहीं आने वाले। हम बोले नहीं भाई, वो टाइम पे आने वाले हैं।
नहीं नहीं, एक्चुअली गोविंदा जी की जो आपने बात की अजय भैया, वो एक्चुअली लेट तो आते ही थे, इसमें कोई शक नहीं है। और लेट इसलिए आते थे, मैं दर्शकों को भी बता दूं कि ही यूज टू डू 3-3, 4-4 शिफ्ट्स इन अ डे। यस, 4-4 शूटिंग करना, 3-3 शूटिंग करना, और वो भी कोई पैसों के लिए नहीं करते थे कि मैं 4 पिक्चर करूंगा एक दिन में। वो उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर चाहता था कि यार मैं तीसरी शिफ्ट रख लूँगा, लेकिन हमको गोविंदा चाहिए। हम वेट कर लेंगे गोविंदा का, लेकिन हमको गोविंदा चाहिए। तो वो मार्केट की डिमांड थी। और फिर ये होता था कि हाँ कहीं 4 बजे पहुँचना है तो वहाँ 6 बजे पहुँचना है, कि 6 बजे तो 8:30, क्योंकि क्रिएटिव जॉब है। आज अगर मैं आपकी शूटिंग कर रहा हूँ और मुझे अगर नेक्स्ट शूटिंग में जाना है, तो मैं ये थोड़ी बोलूँगा सॉरी मैं जा रहा हूँ, और आपका काम आधा छोड़ दूँ, तो आपका तो लोकेशन भी वेस्ट हो गया। आपको फिर बुकिंग करनी पड़ेगी। यस, तो आज जैसे हम लोग जब टेक्निकली शूटिंग करते हैं अजय भैया, तो बहुत से टेक्निकल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से शूटिंग आगे पीछे होती है। सिर्फ गोविंदा जी की वजह से नहीं होती थी। कभी वो जी हीरोइन का मेकअप खराब हो गया, अच्छा जी वो फिर से रिटच करने गई हैं, अरे उनकी कुछ प्रॉब्लम, उनके सैंडल टूट गई है, दूसरी सैंडल मार्केट से आ रही है, तो ऐसे करके वो जी वो क्या हुआ जी, वो कैमरामैन का वो जो लाइट है वो ब्लास्ट हो गया, अरे रे रे, फिर क्या, वो लाइट लाने गया, वो कुछ सॉकेट जल गया, कुछ बहुत सारी रीजंस होते हैं। जब एक शूटिंग होती है, एक 50-100 लोगों का तामझाम होता है, यस, यस। तो सबकी ही वजह से कोई ना कोई लेकिन वो बदनाम ज्यादा हो गए। बदनाम हो गए, लेकिन मैंने कई इंटरव्यू में सुना है, कई लोगों के द्वारा, ये नहीं कि गोविंदा के द्वारा, मैंने कई लोगों के द्वारा सुना है कि वो लेट आते जरूर थे, लेकिन पूरा काम वो करके जाते। हाँ, लेकिन वो तो उनकी अच्छाई बता रहे थे, लेकिन वो जो लेट वाला जो मामला था, वो मुझे लगता है ज्यादा बदनाम कर दिया गया उनको, जबरदस्ती का ज्यादा हो गया। और वो इतने बदनाम हो गए थे कि जब मैं आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया कर रहा था और सेट पे पहला दिन था, तो के राघवेंद्र राव जी जो डायरेक्टर हैं हमारे, उन्होंने बोला विनय यू हैव कम ऑन टाइम ऑन सेट, तो शूटिंग शुरू करेंगे, गोविंदा जी आएंगे। तो बोले, राघवेंद्र राव जी ने बोला किसी को, प्रोड्यूसर को बुला के, यार विनय आनंद क्यों आ गया, इनको भेजो, पहले बोलो मामा को लेकर आए हमने। तो मैंने बोला नहीं वो आ जाएंगे बराबर, और वैसे ही वो टाइम पे आ गए। तो ये थोड़ा सा लोगों को ये रहता है कि गोविंदा जी आएंगी कि नहीं। तो अब वो सुपरस्टार है भाई, 1-8 घंटा चलता है, लिबर्टी ले सकते हैं भाई, इतने बड़े बड़े करके भी तो जाते हैं। अब मुझे याद है वो शूटिंग पे एक बार जा रहे थे, ऐसे कितनी बार हुआ है, अचानक से सुभाष घाई आ गए एक फिल्म को लेके जो उन्होंने उनके साथ बनाई थी। अब सुभाष घाई जैसा लेजेंड आ जाए, आप शूटिंग पे जा रहे हो, तो आप सुभाष जी को क्या बोलोगे, अरे सुभाष जी नमस्ते, आइए, सॉरी मैं जा रहा हूँ। तो उस वक्त क्या होता, कभी आपको कोई बहुत बड़े सम्मानित व्यक्ति कोई आ गए आपके घर में, आपको उनसे मिलना पड़ता है, आपको उनका आवभगत करना पड़ता है, जो कि करना चाहिए, और फिर वो उसमें फिर ट्रैफिक, मुंबई का ट्रैफिक और चीज़ें, और वो हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कौन ऐसा सुपरस्टार है जो सब टाइम पे आ रहे हैं। आप कहीं भी पता लगाइए, एक बच्चन साहब को छोड़ के, उनके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आदरणीय बच्चन साहब का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो उनकी बात छोड़ देते हैं। और बच्चन साहब मुझे नहीं लगता कि वो कभी इतना भार भी लेंगे कि 2-2, 3-3 फिल्में किसी के लिए कर दें। नहीं, वो भी उनका ज़माना था, किए उस समय भी, लेकिन सब जगह टाइम पे ही थे। नहीं, बच्चन साहब की बात अलग है, वो और वो बहुत सिलेक्टेड काम भी करते हैं। गोविंदा जी का कैसा है, वो अपने मित्रों को लेकर काफ़ी चले हैं कि यार ये डायरेक्टर है, इसने मेरे साथ 3 फिल्में बनाई है, अब मैं 1.5 साल इसको लटका दूंगा तो इसको काम ही नहीं मिलेगा, या ये बेचारा दूसरा एक्टर कहाँ से लाएगा। और कभी कभी डायरेक्टर को भी सामने से लगता है, जो प्यार करता है गोविंदा जैसे एक्टर से, कि नहीं मैं गोविंदा के साथ ही फिल्म बनाऊंगा, चाहे मुझे 6 महीना रुकना पड़े। तो ये प्यार, वो डायरेक्टर का और एक्टर का एक प्यार होता है कि वो बोलता है नहीं मुझे गोविंदा चाहिए, गोविंदा बोलता है अच्छा। तो ये एक दूसरे को समझने वाली बात है, और सब लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत थी। उसमें थोड़ी बदनामी भी हो गई। क्या फ़र्क पड़ता है, ये बदनामी इतनी बड़ी चीज़ है दोस्तों, देखो कितना क्लैरिफिकेशन देना पड़ा मुझे। एसीपी विक्रांत जी, इतने गंभीर विषय पे आपने ये फिल्म की। हाँ, इन फ्यूचर क्या फिर हम आपको किसी हल्के फुल्के कॉमेडी वैसे रोल में हम देखने वाले हैं क्या?
मैं तो एक्टर हूँ, मेरे को जिस रूप में डायरेक्टर लेके आना चाहते हैं मैं रेडी हूँ। नहीं, पूछने का मकसद था कि कहीं कुछ पाइपलाइन में है आपके? देखिए, पाइपलाइन में अभी मकान फिल्म है, जो कि मेरी हॉरर फिल्म है, ओके। जो कि एक वेरी वेल मेड फिल्म है, और मैं चाहूँगा कि दर्शक इसे देखें। कब तक आने की संभावना है? ये साल आ जाएगी। इस साल आ जाएगी? ये साल आ जाएगी। ये साल नहीं तो हो सकता है कि अगले साल के 2-3-4 महीने में आ जाए, लेकिन तो हम सिनेमा के बड़े पर्दे पर देखने वाले हैं या फिर ओटीटी का? इस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। अच्छा। कुछ मीटिंग्स हमारी चल रही है। अगर सब सही रहा, क्योंकि जहाँ इतनी लागत लगी होती है वहाँ पे आपको अपनी रिकवरी देखनी होती है, और फिर ये देखना होता है कि किस तरह से ये फिल्म पेश होगी। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि इतने सारे OTTs हैं, तो हमें देखना है कि कौन सा OTT बेस्ट रहेगा, और फिर बेस्ट होने के बाद ये OTT क्या हमें वो डील दे रहा है कि हम नुकसान में ना हो टेबल में। यस। तो हमें अपनी रिकवरी देखनी है एज ए प्रोड्यूसर। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये साल नहीं तो अगले साल में आ जाएगी। और मैं कोई बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं रहा हूँ। हमने हमारी फिल्म कंप्लीट कर ली है, इंस्पाइट वो 2-3 महीने हो गए हैं कंप्लीट होके। अच्छा। लेकिन हम ऐसा नहीं हड़बड़ा नहीं रहे, क्योंकि मैंने बहुत बार ना अजय भैया लोगों को हड़बड़ाते हुए देखा है, एंड देन दे व्हाट दे डू दैट, वो एक रिलीज के चक्कर में एक रॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में रिलीज कर देते हैं फिल्मों को। जैसे बहुत ठंड में रिलीज कर देना, वो रहते बॉम्बे में, वो नॉर्थ के बारे में सोचते नहीं है कि वहाँ कितनी ठंडी होगी, या वो कहीं और रहते हैं फिर ये नहीं सोचते यार बिहार में कितनी गर्मी होगी। वो फिल्म रिलीज कर देते हैं, फिर उसका एक बिजनेस में इफेक्ट आ जाता है। अगर आप थिएट्रिकल कर रहे हो, अगर आप OTT कर रहे हो तो फिर कोई क्वेश्चन ही नहीं है, लोग देखते हैं OTT में। जैसा कि सबको ही पता है ये कि आप जिस परिवार से आते हैं, अभिनय तो है ही उसमें, लेकिन संगीत की भी काफ़ी जड़ें मजबूत हैं। आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपके ऊपर कुछ दबाव बना, या फिर आप इसको एक ऐसा समझे कि नहीं ये तो मेरा एक सुरक्षा कवच है? अजय भैया देखिए, हमारा जो खानदान है वो काफ़ी टैलेंटेड है। Yes. भगवान की कृपा से तो सब लोग, गोविंदा जी तो सुपरस्टार बन गए तो गोविंदा जी को जानते ही हैं, लेकिन हमारी नानी जो कि क्लासिकल सिंगर निर्मला देवी जी अरुण, तो क्लासिकल सिंगिंग में मेरी नानी का बहुत भयानक, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा। तो जो क्लासिकल सिंगर, जो क्लासिकल गाने सुनने वाले जो दर्शक हैं, वो मुझे जब भी मिलते हैं तो मेरी नानी की हमेशा तारीफ़ करते हैं, क्यों ठुमरी उन्होंने गाई, जो चीज़ें गाई। फिर हमारे एक तबला वादक लच्छू महाराज जी, हमारे वो नाना बनारस के, यस। तो वो भी अपने आप में जब तबला ऐसा बजाते थे कि जाकिर हुसैन साहब भी आके उनके चरण स्पर्श करते थे। ये लोग तो जैसे लेजेंड्स, म्यूजिक में लेजेंड्स रहे हैं। तो इर्द गिर्द मैंने जब इतने टैलेंटेड लोग देखे तो थोड़ा सा प्रेशर तो रहता ही है कि अच्छा परफॉर्म करना है। लेकिन इन लोगों को मैंने देखा, और इनकी जो जीवनी है, इनके जो संघर्ष हैं, इनका जो डिसिप्लिन है, इनकी जो मेहनत है, ये देख के मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एक चीज़ बड़ी अच्छी रही, जैसे मेरी परवरिश मेरी नानी ने किया, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो बहुत पूजा पाठी थी। और मुझे जब बात संगीत की हो रही है तो मैं बता दूं कि उन्होंने वो रोज़ एक 4 से 5 घंटा वो पूजा करती थी। एक कमरा हमारा घर में था, गोविंदा जी के घर में, वो पूरा रूम में सिर्फ भगवान ही है। अच्छा। वो मंदिर रूम, और वो अच्छा खासा बड़ा रूम है मंदिर, और सारे भगवान अभी भी? हाँ, अभी भी है। अच्छा। तो हर भगवान का स्नान कराना, जो फीमेल गॉड्स हैं उनके लिए अलग कपड़ा, मेल गॉड के लिए अलग कपड़ा, फिर चंदन घसने का काम मेरा था। अच्छा। मैं छोटा था तो मैं चंदन घसता था ताकि वो सब भगवान को लगे, टीका लगे। तो वो सारी चीज़ें, और सब मेरे पे भी पूजा पाठ आ गया था जब नानी की तबीयत खराब हुई। तो वो गाना गाती थी भगवान को नहलाते नहलाते, जैसे लड्डू गोपाल, मैं वही बता रहा, लड्डू गोपाल जी की, जब वो लड्डू गोपाल जी का स्नान होता है, क्योंकि घर में जब आप लड्डू गोपाल जी की स्थापना करते हैं तो उन्हें घर पे लाते हैं तो फिर उनकी बड़ी सेवा करनी पड़ती है।
उनके लिए अलग से रोज मक्खन बनता था। रोज उनके पूरा दोपहर का खाना, रात का हाँ, खाना, तो पूरा एक वो है। अलग से रोज मक्खन लड्डू गोपाल जी के लिए भोग में भोग लगाया जाता था। और उनका रोज एक कपड़ा जो है लड्डू गोपाल जी का बदला जाता था। तो मेरी नानी ये सब करती थी, जो बाद में मैंने किया। अच्छा। तो वो हमेशा स्नान करते हुए एक गाना गाती थी, मतलब भगवान का स्नान जब करा रही होती थी मंदिर में, और मैं वहीं बैठ के चंदन घिस रहा होता था। और वो चंदन घिसने की वजह से कई बार मैं स्कूल में लेट हो जाता था। अच्छा। तो टीचर बोलती थी, अरे विनय तुम लेट आए हो। बोलते मैं चंदन घिस रहा था। तो जैसे आप हंस रहे हो ऐसे सारे स्टूडेंट्स हंसते थे पूरी क्लास में। बोले विनय आनंद तो चंदन घिसता है इसलिए लेट हो जाता है। तो मेरी नानी गाना गाती थी अजय भैया, बड़ा प्यारा गाना गाती थी। और वो इतना डीप है कि आज मुझे समझ में आता जब वो नहीं है। 2 लाइन हो जाए। वो गाती थी, आदत बुरी सवार ले बस हो गया भजन, वाह। मन के तरंग को मार ले बस हो गया भजन, आया कहाँ से कौन तू जाना है फिर कहाँ, हाँ हाँ, आया कहाँ से कौन तू जाना है फिर कहाँ। क्या बात है। इतना तू पहचान ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सवार ले बस हो गया भजन। तो ये जो लाइन थी ये मेरे जीवन में अल्टीमेट। ऐसी लगी कि आदत बुरी सवार ले बस हो गया भजन। तो अब मैं जब देखता हूँ कि सारा आपके जीवन का सार, आपके डिसिप्लिन, ये सब आपकी आदतों से ही जुड़े हुए हैं। किसी की आदत खराब होती है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने वाला व्यक्ति है, तो लोग बोलते हैं यार कितना दारू पीता है यार, वो उसका लिवर फेल हो गया, भाई कुछ ज़्यादा ही पीते थे। तो बड़ा दुख होता है। फिर वो बोले बहुत आलसी हैं, वो पीछे रह गए, या बड़े बदतमीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें आदतों में आती हैं। फिर एक कमाल और सारी चीज़ें हमने देखी कि अच्छी आदतें, जैसे हम बोलते हैं कि भाई आप सारे प्लांट्स को अपने घर में पानी दोगे तो आपके कितने ग्रह जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। आप दया रखोगे, आप चींटियों को खाना दोगे तो केतु ठीक हो जाएगा। आप डॉग्स को खाना दोगे, राहु की रेमेडी हो रही है। सूर्य को जल चढ़ा रहे हो तो सूर्य अच्छा हो रहा है। पिता की तबीयत खराब है, सूर्य को जल चढ़ाओगे तो पिता की तबीयत ठीक हो जाएगी। पिता की सेवा करोगे और ग्रहों में सूर्य बिगड़ा हुआ है तो सूर्य अच्छा हो जाएगा। अगर ग्रहों में सूर्य खराब पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है तो भी समझ जाओगे कि आपके संबंध जो है पिता से ठीक नहीं है। तो ग्रहों का हमारे इर्द गिर्द माता पिता, चांद सूरज, चांद जो है वो माँ है, जल जो है वो चंद्रमा है। तो इट इज ऑल कनेक्टेड। अभी कई एस्ट्रोलॉजर्स को मैं देखता हूँ बोलते हैं अरे बेड पे खाना मत खाइए, ग्रह खराब हो जाएगा। तो आप ये भी देखिए कि अगर बेड पे खाना खाने से ग्रह खराब हो रहा है तो भाई डाइनिंग टेबल बना हुआ है ना, वहां बैठ के खाइए। अगर हर चीज के लिए हर चीज के लिए एक जो भी चीज बनी हुई है उसका एक अपना उपयोग है, उसका एक अपना रीजन है। कोई भी चीज ऐसी नहीं बन गई है। ये मुझे सीखने मिला कि हर चीज का अपना एक रीजन है। और अगर आपको उतनी समझ नहीं है जीवन की तो आप कुछ मत करिए, आप अपने बड़ों की बात मान लें। डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम कि मैं खुद एक्सपीरियंस करूंगा।
अरे काय के लिए भैया? आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनको देखो, उनसे सीखो। वो बोल रहे हैं कि बेटा जल्दी सो, राइट। अरे बेटा ये चीज़ें मत खाओ, जंक फूड मत खाओ, ये मत करो, तबीयत खराब हो गई, या ये मत करो। तो आज की जनरेशन हालांकि बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई है। बच्चे कहो, यंगस्टर्स कहो, दे ऑल आर गोइंग टू जिम और मेहनत करें। लेकिन मैं फिर भी यही बोलूँगा कि देखिए, जितना हम लोग एज एन एक्सपीरियंस ज्ञान प्राप्त करके, जब हम अभी जैसे मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, आई वॉज नॉट लाइक दिस व्हेन आई वॉज 25, लेकिन मैं फिर भी बहुत सुघड़ था। समय पे सोना, जल्दी उठना, 2-3 घंटा डांस करना, रोशन तनेजा जी के वहाँ जाके एक्टिंग सीखना, यज्ञेश शेट्टी जी के वहाँ जाके फाइट सीखना। तो मेरा 5-6 घंटा सिर्फ रियाज में निकलता था। आई वॉज प्रैक्टिसिंग टू इम्प्रूव माई स्किल दैट आई शुड लुक लाइक अ हीरो। तो हीरो लगने के लिए मेरी नानी ने बोला कि विनय देखो, तुम अगर हीरो बनना चाहते हो तो तुम्हें उसके पात्र बनना पड़ेगा। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, तो अभी आपको लगेगा कि मैं जैकेट पहन के हीरो बन गया। बोले पात्र कैसे बनना पड़ेगा? बोले बेटा तुम्हें जीवन में भी लोगों के लिए दया रखनी पड़ेगी। इफ यू आर गॉसिपिंग फॉर अदर्स, या आपके कर्म खराब हैं, या आपका धर्म खराब है, आप अपने धर्म के सम्मान के साथ साथ अगर आप दूसरों के धर्मों की इज्जत नहीं कर सकते तो आप हीरो नहीं है। टू बी अ हीरो यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू एवरीबडी इन द सोसाइटी। अगर आप गरीब को गरीब समझ रहे हो, अमीर को अमीर की तरह देख रहे हो, तो आप ह्यूमन नहीं है। आप अगर उनके दर्जे से आप अगर उनको मापते हो तो दैट इज नॉट ग्रेट। आपको एक हीरो की तरह रहना पड़ेगा अपने जीवन में। जो आप स्क्रीन में देखते हो कि बच्चन साहब हीरो हैं, अंधा जा रहा है तो भाई उसको रोड क्रॉस करा दिया, तो ये अच्छा धर्म है ना ये भाई। हाँ, लोगों के लिए आप मुस्लिम है तो मुस्लिम को सपोर्ट कर रहे हो, आप हिंदू है तो हिंदू को सपोर्ट कर रहे हो, आप ईसाई है तो उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो। तो ये हमें हीरोइज्म, एक हीरो को ऐसी चीज़ें दी जाती थी, तभी शिक्षा दी जाती थी कि लोग समझें कि भाई हमें पर्सनल लाइफ में भी ऐसे रहना है। हमें और ये भी सिखाया जाता था कि भाई इन्होंने इसका खून किया, इसको अंदर डालो। हाँ, सिखाया जाता। मतलब एक बहुत सारी चीज़ें हमें सिनेमा से सीखने मिलती हैं, और वो चीज़ों को हमें अपने जीवन में भी अमल करना है। अगर हम जीवन में अमल नहीं कर रहे हैं, ये देखने के बावजूद कि ये करने से ये होता है। गोविंदा जी का मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो बहुत ज़्यादा हमारे घर में गोविंदा जी हो गए, मेरे बड़े मामा कीर्ति जी हो गए। कीर्ति कुमार जी एक बहुत अच्छे डायरेक्टर के साथ साथ एक बहुत सुघड़ इंसान है। मैं आपको बता दूं, हत्या फिल्म बनाई थी उन्होंने। हत्या फिल्म उन्होंने डायरेक्ट की, एंड ही इज अ लवली पर्सन। मैं आपको बता दूं, फिल्म भी बड़ी अच्छी थी। हाँ, इंसान भी अच्छे हैं और काफ़ी फिलोसफिकल उनका ध्यान रहता है कि अगर ये हीरो बना है और ये सुपरस्टार है तो ऐसा इन्होंने जीवन में क्या क्या किया, ये अपनी पर्सनल ज़िंदगी में कैसे रहते हैं, इन्होंने क्या शिक्षा प्राप्त की, इनका जीवन कैसा है असल ज़िंदगी में, सारी रिसर्च करते हैं वो। अच्छा। हाँ, कि ये आदमी कैसा है। मतलब ये सिर्फ फिल्मों की वजह से ऐसा नहीं है। अगर फिल्म की है तो कैसी फिल्में की है तो बंदा सुपरस्टार बनता है। तो बहुत सारी चीज़ों पे आपको वर्क करना पड़ता है अगर आप कोई जीवन ऐसा चाहते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप वैसे हैं नहीं आप कपटी हैं और आप अपने आप को दयावान दिखा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी। वो मिलता नहीं है ना वो। इट वॉन्ट वर्क। मैं कहीं पढ़ रहा था आपके बारे में, तो आपके पिता गीतकार थे जी। वो मैंने देखा कि अच्छा, मेरे को पता नहीं था, क्योंकि रवि के नाम से एक और भी म्यूजिक डायरेक्टर बहुत पॉपुलर। अच्छा। हाँ, तो आपसे मुझे वो क्लियर करना था कि मेरे पिता बेचारे एक बहुत अच्छे इंसान, एक
पठानकोट में हमारा परिवार पंजाब में रहता था और वहाँ से सब शिफ्ट होके मेरे पिता और उनकी बहनें, इनकी कुछ 4-5 बहनें थी और ये इकलौते उनके भाई। अच्छा। तो ये मेरे पिता मुंबई में आ गए और कुछ उनकी जब शादी हुई मेरी माता जी से, तो जब उनको मानसिक तकलीफ़ें हुई, मेंटल, क्योंकि मम्मी को क्योंकि व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट वो एक बच्चा जो था वो उसका देहांत हो गया पेट में। तो वो शॉक मेरी मदर को लग गया और वो ज़माने में ये लोग को शॉक्स देते थे, तो शॉक देने की वजह से वो केस और ख़राब हो गया। अच्छा। अब क्या हो गया, आज मैं शादीशुदा हूँ तो मैं समझ सकता हूँ, भगवान ना करे, जितने लोग शादीशुदा हैं, भगवान ना करे अगर आपकी बेटर हाफ के साथ अगर कुछ ऐसी घटना घट जाए तो आप क्या बिजनेस ध्यान दोगे? सच्ची बात है। आपकी लाइफ तो उथल पुथल हो जाएगी। आप कैसे संभालोगे अपनी पत्नी को? आपको पत्नी की हेल्थ को देखना है, आपको घर देखना है, फिर आपको पैसे कमाने। तो ये सब चक्करों में मेरे फादर का बिजनेस पूरा ठप हो गया और फिर उनसे संभाला नहीं गया, तो उन्होंने मेरी मदर को लाके अपनी माँ को की मदर को दे दिया। अब गरीबी के दौरान में जब मैं तो उनके साथ रह नहीं रहा था, लेकिन जब गोविंदा जी भी हीरो बने तो इन्होंने गाना लिखना शुरू किया। और इनके जो गाने अगर मैं आपको बताने जाऊंगा कि इन्होंने कौन कौन से दिए हैं तो एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सब गानों में इनका नाम नहीं दिया गया। वो ज़माने में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते थे प्रोड्यूसर के म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ। अच्छा। तो कई बार म्यूज़िक डायरेक्टर जो है वो राइटर्स को नाम नहीं देते थे। तो जहाँ तक मुझे याद है कि मेरे फादर एक घोस्ट राइटर की तरह काफ़ी गाने उन्होंने लिखे। हम बोलते हैं जिनका नाम नहीं आता जो राइटर्स देते हैं उसे घोस्ट राइटर बोला जाता है। मैं छोटा था तो मैं देखता था मेरे डैडी को गाना लिखते हुए, तो कुछ एक आध गाना उन्होंने लिखा, जैसे क्या दिखती है हाय रब्बा क्या लगती है, गोविंदा जी का जो गाना था। अच्छा, वो हाँ वो तो काफ़ी हिट गाना है। काफ़ी हिट गाना है। फिर एक तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, उनका लिखा है। हाँ, लेकिन मैं अभी ये सब बोलूँगा तो फिर बाकियों को मिर्ची लग जाएगी तो अच्छा नहीं रहेगा। तो ऐसे कई हिट्स गाने मेरे फादर ने लिखे हैं। बड़े हिट गाने ये तो। हाँ, फिर वो जो गोविंदा जी का गाना था मेरी पैंट भी सेक्सी मेरी शर्ट भी सेक्सी। तो एक्चुअली क्या था, गोविंदा जी और मेरे फादर का एक ऐसा रिश्ता था ना, जीजा साले का। तो जब मेरे फादर का बिजनेस ठप हुआ तो गोविंदा जी जब स्टार बने तो गोविंदा जी ने एक महीना लगा दिया था मेरे फादर को। मैं तो गोविंदा जी के साथ रहता था, लेकिन उनके जीजा जी की हालत ख़राब है करके उन्होंने एक मंथली पैसा भी लगा दिया था मेरे डैडी के लिए। तो दिल बड़ा है भाई। हाँ, तो गोविंदा जी का दिल बड़ा है, और बड़ा इसलिए भी था क्योंकि अकाउंट भी बड़ा हो गया था। तो लेकिन आदमी अच्छा होता है जब अकाउंट बड़ा होता है, तो आदमी अच्छा ही करता है। काफी लोग कंजूस हैं जो करते नहीं हैं। हाँ, तो फिर उनको पूछता कौन है। हाँ। आज लोगों को लगता है ये अपनी मामा की तारीफ करता है, मैं कैसे नहीं करूँगा। बिल्कुल, अच्छे आदमी की तारीफ ही होगी, सिंपल सी बात है। तो हम कर रहे हैं जो उन्होंने किया, ये सदियों तक गूंजेगा कि उन्होंने जो अच्छा किया है वो हम कैसे उनसे छीन सकते हैं। तो ये सारी बातें थी। और गोविंदा जी का भी बहुत अच्छा रिश्ता अपने जीजा जी के साथ, और मेरे डैडी का भी बहुत अच्छा रिश्ता था। अच्छा। चिची बट ही वॉज वेरी, मैं तेरे को एक हिट गाना देता हूँ, देखिए एक हिट गाना है। तो उस वक्त ये था, एंड ऐसा नहीं था कि मेरे डैडी के साथ कुछ धोखा हुआ। मेरे डैडी को पूरा क्लियरेंस था कि ये गाने आएगा और इसमें नाम नहीं आएगा, तो वो पैसा ले लेते थे। अच्छा अच्छा। मतलब अगर मान लो कि राइटर को 2-5 हज़ार मिल रहा है तो उन्होंने 10,000 ले लिया होगा, समझ लिया। और मामा ने भी दिया भी या दिलवाया भी, तो ऐसा होता था। और किसे पता होता है कि ये राइटर के गाने हिट में बड़े हिट हो जाएंगे। तो जैसे ये गाना हो गया, फिर मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, और अंगना में बाबा दुआरे पे माँ, उसमें भी कुछ उन्होंने लिरिक्स में हेल्प किया। तो ऐसे और भी 3-4 बड़े बड़े गाने हैं। मैं शौक नहीं देना चाहता
शौक तो लगेगा, दुनिया में। शौक तो सर हाँ, लगेगा। अच्छा। एक व्यक्ति को लगेगा। अब लगे तो लगे, हम क्या कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हुई हैं और मेरे फादर का नाम आया, बपीदा यूज्ड टू लव हिम, लेकिन उस वक्त एक अश्लील दौर भी शुरू हो गया था, अश्लील गानों का दौर। 80s में नहीं थोड़ा नहीं, वैसा 80s चल में, रहा था ना? 90s में ही था, 90 और 2000 में आ गया था। अच्छा अश्लील गाने भी मेरे डैडी ने कुछ लिखे, डबल मीनिंग। अच्छा जब डबल मीनिंग दौर आया था, अच्छा तो जैसे वो डालूंगा डालूंगा 9 लाख का हार तेरे गले में डालूंगा, अच्छा दैट वाज रिटन बाय माय फादर। अच्छा। फिर एक उन्होंने और एक अश्लील गाना लिखा था, वो अनिल कपूर साहब का, खड़ा है, जिसमें अनिल जी लगे हुए, खड़ा है खड़ा। हम लोग बड़ा मजा लेते थे कि बोला यार क्या गाना के डैडी के लिरिक्स भी ऐसे, और उसमें अनिल जी की एनर्जेटिक परफॉर्मेंस। डायरेक्टर की भी तो डिमांड होती होगी ऐसे गाने की, राइट? हाँ मतलब क्या लिखेगा? अनिल जी भी लिख रहे, डांस कर रहे थे ना। आज हम लोग देखते हैं कि कितने अच्छे से नाच रहे थे अनिल जी, और गाने की लैंग्वेज भी ऐसी थी हाँ। कि खड़ा है खड़ा है खड़ा है, दर पे तेरे आशिक खड़ा है, खोल 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 दरवाजा खोल। तो वो मेरे डैड का लिखा हुआ है। क्या बात है। तो ये 2 अश्लील गाने, और डालूंगा डालूंगा में जहाँ नहीं आना चाहिए था नाम वहाँ आ गया। मुझे आज भी याद है, उस वक्त स्क्रीन बहुत बड़ा, एक स्क्रीन करके सिनेमा वो आता था ना? आता था। तो उसमें लिखा था गीतकार रवि आनंद, म्यूजिक डायरेक्टर अनजान। तो माय डैडी बिकेम वेरी हैप्पी कि यार चलो मैंने गाना लिखा है, और हमें भी बहुत अच्छा लगा है जब मेरे फादर का नाम आया रवि आनंद। तो एक प्राउड फीलिंग हुई। और इसमें कोई शक नहीं है कि माय फादर वाज वेरी टैलेंटेड एंड ही वाज अ ब्रिलियंट राइटर, लेकिन कहीं ना कहीं गरीबी ने उनको मार दिया। और वो रहते थे विरार में, तो फिर वो ही वॉज क्वाइट हैवी ऑल्सो। तो उनका नेचर ऐसा नहीं रह गया था कि उनको कोई स्ट्रगल करना है। तो वो अपना एक आध गाना हिट दे देते थे, उनको मालूम था गाना हिट है, दे दिया, पैसा उठाया, मस्त। 6 महीना आराम। बाबा थे वो, मतलब उनको ऐसा था कि चलो एक 6 महीने का मेरा पैसा आया, मैं मज़े मारूंगा, रिलैक्स करूंगा। और फिर जब पैसे ख़त्म होने वाले होते थे, फिर वो एक फ़ोन लगा देते थे बप्पी लहरी जी को, एक गाना है। फिर पैसे आए, फिर 6 महीना आराम। तो माय फादर वाज लाइक दैट। तो ठीक है, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। Yes. जो भी हुआ समय के अनुसार हुआ, और जो लोग जैसे भी थे, कुछ भी थे, जिन जिन लोगों ने मेरे फादर का साथ दिया इस फेस में, मुझे उनसे किसी से कोई तकलीफ नहीं है। मैं फिर भी उनका धन्यवाद करता हूँ। क्या बात है। कभी कोई ऐसा उनका लिखा हुआ कोई लाइन या कोई कविता, जब आप आज कभी एकांत में बैठे हैं, तो आपकी ज़िंदगी का कभी जवाब ऐसा कोई बन जाता हो? मेरे डैडी ने एक लिखा था, जहाँ वो बोलते थे कि आने वाला दौर कैसा होगा। अच्छा। और मैं छोटा था, एक 14, 15, 16 साल का, 18, 19 साल का। मैं 22, 23 साल का हुआ था, 23, 24 साल का या 25 साल का, मेरे फादर गुजर गए बहुत यंग एज में, मतलब जब मैं यंग था। और उन्होंने अक्सर, वो कोई जैसे कोई महफिल होती थी, यहाँ लोग उन्हें बुलाते थे, रवि आनंद जी का सम्मान हो रहा है, तो वहाँ वो अपना माइक लेके बोलते थे, और बोलते थे कि वहशत इंसान की यहाँ आ पहुँची है जहाँ अब बशर का बचना मुमकिन नहीं, अब दिलों को जीतना मुश्किल है, तबाह करना मुश्किल नहीं। क्या बात है। आने ही वाला है बारूद का ढेर, फिर रात होगी कभी ना होगी सवेर, वाह। छाने ही वाली है काली घटाएं, इंसानों की लाशें और गिद्धों का ढेर। वाह। आज का साइंस, आज का सांप्रदायिक, मतलब ही जस्ट मेंट टू से कि आज का साइंस और आज का सांप्रदायिक ये कल विनाश करेगा। मतलब उन्होंने तब लिख दिया। हाँ, और फिर दूर दूर तक मजहब को ढूंढेंगे हम। बोले खुदा के लिए खुदा का घर तो रहने दो प्यारे, ना तो मंदिर मस्जिद की जगह सब शमशान होगा।
मतलब ही वॉज अ वेरी फिलोसफिकल ऑल्सो, ही यूज टू राइट एंड ही वॉज लाइक के जो साइंस है, और जब मैं आज देखता हूँ कि जिस तरह से हर जगह वॉर हो रही है, आज बिजनेस गेन करने के लिए कोई ये नहीं सोच रहा है कि वहाँ ह्यूमैनिटी या ह्यूमंस पे क्या बीतेगी, ये मरेंगे बॉम्ब से या क्या होगा। इतने सारे But- स्कूल के बच्चे हाँ, एक बस में, बताइए, वो देख के एकदम हाँ मतलब जो भी चीज़ें हो रही हैं, अब लोग अपना बिजनेस देख रहे हैं वर्ल्ड में। नोबडी इज बॉदर्ड फॉर ह्यूमंस। सबको अपना बिजनेस देखना है, सबको अपना देखना है कि हमसे तेल खरीदा जाएगा या हम ये ज़्यादा सप्लाई करेंगे। सो ये सब क्या है अजय भैया? मतलब तो मुझे मेरे फादर की ये बातें याद आती है। इंसान सर अपना कुछ भी बचा नहीं है, ऐसा लगता है। नहीं मतलब आज अगर भाई भाई का नुकसान करते तो कितनी खराब लगती बातें कि यार देखो इसका माल खा के बैठ गया भाई, इसकी ज़मीन लूट ली। तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड लेवल पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी तो ज़मीन ही लूटी जा रही है। इफ़ यू आर कीपिंग अ बैड थॉट, हाँ अगर किसी ने आपके लिए बैड थॉट रखा है और आप बैड थॉट रख रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर किसी ने बैड थॉट रखा ही नहीं है और आप ऐसी की तैसी कर रहे हो तो ये सब क्या है? और ये सब मेरे फादर पहले ही लिख कर चले गए कि वहशत इंसान की यहाँ पहुंची है, बशर का बचना मुमकिन नहीं। तो आज हमारा देश, हमारी दुनिया, आज हम देख रहे हैं वहाँ बॉम्ब गिर रहा है, यहाँ ये हो रहा है। इट्स वेरी सैड, पीपल आर डाइंग बट नोबडी इज थिंकिंग फॉर ह्यूमंस। बोले उसने ऐसा किया, अभी हम उसको बताते हैं, हम ऐसा बॉम्ब छोड़ेंगे उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। बट कोई ये नहीं सोच रहा है कि आपके बॉम्ब छोड़ने के बाद क्या होगा, वहाँ पे बच्चे मर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस एक बात बड़े लोगों को बुरी लग जाती है, एक बात ईगो पे आ जाती है कि हमें ऐसा कह दिया एंड देयर इज अ वॉर। भाई कोई चीज़ें नहीं जमी, उनकी बातें हमें अच्छी नहीं लगी, ऐसी की तैसी कर दी। अब उसमें लाखों करोड़ों लोग मर रहे हैं, नोबडी इज बॉदर्ड। तो ये हमारा देश, हमारा यूनिवर्स कहाँ जा रहा है? बहुत अब बुरी बताओ, स्थिति ऐसे ऐसे बड़े विचारों में इतना महान विचार वाला आदमी ये बातें कर रहा है। है। विचार तो रख ही सकता है, अब हमारे जैसे अचार खाने वाले उसके लिए humans, महान होना जरूरी सरल, नहीं है। अब हम लोग कहाँ प्रेसिडेंट्स और इन लोग के चक्कर में पड़ेंगे? हम लोग तो कलाकार हैं भाई, हम तो विचार ही रख सकते हैं यस और विचार। घर में दाल भात के साथ अचार खा सकते हैं। आपने अपना एक म्यूजिक का एक ब्रांड भी, आपने कुछ प्रोडक्शन हाउस भी ओपन किया हुआ है ना? हाँ, बीच में पता नहीं, मुझे लगता है मेरे खून में संगीत के जो जीन्स में है ना। तो कुछ रिकॉर्ड किया अपना एल्बम वगैरह? बहुत सारे गाने मैंने गाए हैं, बहुत सारे भक्ति गीत गाए हैं, अच्छा और भक्ति गीत मेरे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, मैं बनना चाहता था तो बादशाह, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे भक्ति गीत लोग पसंद कर रहे हैं। तो मैंने बहुत सारे गाने गाए, मैंने इंग्लिश गाना भी गाया, मैंने रैप्स भी गाए, सारे गाने मेरे लोग पसंद करते हैं। लेकिन अजय भैया जो भक्ति गीत है मेरे मैक्सिमम सुने जा रहे हैं मेरे चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है अन्नपूर्णा म्यूज़िक, और आप लोग उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। विनय आनंद सॉन्ग्स, विनय आनंद भजन, यस। और ऐसे कई गाने आप जब डालेंगे सिंगर विनय आनंद तो वो सामने आ जाएंगे। मैं और सबसे मेरा पहला आज एक आध गाना है जो करूंगा। लोग बहुत लोग सुनते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे शिव शिव रटे तो कष्ट कटे, रोज इसे आप समझो क्या लोग सुन रहे हैं। गा के सुनाइए। शिव शिव रटे तो कष्ट कटे, 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 वाह। शिव शिव रटे तो कष्ट कटे, शिव शिव रटे तो कष्ट कटे। हे शंभु हे महादेव तुम तारने हमको आओ, शिव शिव रटे तो वाह। कष्ट कटे। ओ हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, ओ हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, ओ हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। वाह।
बहुत खूबसूरत आवाज़ है आप। तो शिव शिव रटे तो कष्ट कटे। और देखिए गाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे सामने जो व्यक्ति बैठे हैं ये भी संगीतकार ही हैं और इन्होंने हमारी एक फिल्म थी भोजपुरी में लक्ष्मण रेखा, जी, और उसमें आपने बड़ा प्यारा म्यूजिक दिया था। गाने बड़े अच्छे बन गए थे। हाँ, और गाने भी बड़े अच्छे थे, बड़ी क्लासी थे। हाँ। और लोग बड़े सालों बाद खुश हुए थे कि यार भोजपुरी में वो बातें लौट आई है, एक क्लास वापस लौट कर आया है, तो वो क्लास आप ही का दिया हुआ था। थैंक यू। तो भैया स्ट्रगल करना पड़ता है सिंगर को म्यूजिक डायरेक्टर के सामने। चलिए, अब हम आपने भोजपुरी की बात छेड़ ही दी है तो मैं उसी पे आने ही वाला था। जी, वो जी। अच्छे मोड़ पे ही आ गया। सुपरस्टार जी। भोजपुरी के, हाँ जी। आप हिंदी व्यावसायिक सिनेमा कर ही रहे थे, तो जो आपका जो झुकाव भोजपुरी की तरफ हुआ, वो क्या आप अपने रूह को अपने मिट्टी की ओर वापस गए, या फिर आपको किसी ऐसे चीज़ ने अट्रैक्ट किया, लक्ष्मी जी ने, कि वहाँ जाते हैं और काम करते हैं? हो क्या रहा था भैया, आफ्टर डूइंग सो मेनी फिल्म्स लाइक ब्लो में आ गया, सौतेला, बहुत सारी फिल्में हाँ, की आपने। इतनी सारी हिंदी में करने के बाद बहुत वेट करना पड़ता था अच्छा। सही फिल्मों का। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब आपको हीरो रहना है तो आपको बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। राइट, अग्रीड। आप सब रोल नहीं कर सकते, भाई हीरो है, हीरो का ही रोल करेगा। अब क्या होता है कि जब तक कि आपकी कोई बहुत बड़ी हिंदी फिल्म हिट नहीं होती है तब तक आप बहुत लोगों के माइंड में नहीं होते और आपको वेट करना पड़ता है। अब वो वेट में क्या हो रहा था कि मेरा जो बैकग्राउंड था फादर का वो इतना स्ट्रांग था नहीं, और घर देखना, परिवार देखना, मुझे पैसों की आवश्यकता पड़ती थी और मेरा अकाउंट खाली हो रहा था और एक प्रेशर सा हो रहा था, और एक एज एन एक्टर घर बैठना, एक फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। तो आई वॉन्टेड टू वर्क। उस दौरान मुझे किसी ने, हमारे रंजन सिंह भैया हैं, तो रंजन सिंह भैया जो हैं वो, उन्होंने मुझे कहा कि मैं भोजपुरी फिल्म बना रहा हूँ, आप करोगे? तो मैं भी बड़ा डर गया। मैंने बोला यार मैं हिंदी फिल्मों का हीरो हूँ, भोजपुरी करूँगा, अभी पता ही नहीं है कैसा होगा क्या होगा, क्योंकि पूरा ट्रैक अपना ट्रेन जो है उठा के बिहार में रखने वाली बात थी। यस। तो मेरी शादी भी हुई थी, पैसों की आवश्यकता थी, पत्नी आई थी शादी करके रात में, दूसरे दिन ये फिल्म ऑफर हो गई। अच्छा। और हमने डिसीजन लिया कि हमें करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा था कि सिनेमा तो भाई इंसानों के लिए ही बनता है, चाहे यहाँ बने या वहाँ बने, और मैं तो एक्टर हूँ। रोल अच्छा था, हीरो का रोल था, मैंने बोला चलो रिस्क ले लेते हैं, घुसते हैं, क्या पता हमें एक्सेप्ट करेंगे नहीं। क्या होता है, हम लोग हिंदी से गए हुए हैं, भोजपुरी में गए हैं, वहाँ कैसा प्यार मिलेगा, दुलार मिलेगा नहीं मिलेगा, या मुझे आउटसाइडर समझा जाएगा। क्योंकि हमारे बिहार में कलाकारों में, और मैं अक्सर सुनते आया हूँ कि जात पात का बड़ा प्रॉब्लम रहा है, और मैं जात पात पे विश्वास रखने वाला आदमी ही नहीं हूँ। मैं हर जात की सम्मान करता हूँ, हर लोगों का सम्मान करता हूँ। मेरा ये बड़ा अच्छा है कि मैं इंसान को इंसान समझता हूँ, बड़ों को उनका आदर करके चरण स्पर्श करता हूँ, और सबकी माता पिता को अपना माता पिता समझता हूँ। तो ये चीज़ मुझे लगता है मेरे जीवन में काफ़ी काम आई। और मुझे पहली फिल्म मिली तो से प्यार बात, जो कि सुपर हिट हुई, और वो उसका वेट नहीं करना पड़ा। लोगों को ऐसा हुआ विनय आनंद आया है, और बड़ा तमीज़दार है, बड़ा टाइम पे आता, बड़ा अच्छा डांसर है, सारे गुण हैं हीरो के। और जो मुझे काम ऑफर होना शुरू हुआ, मतलब मैं तो शाहरुख खान बन गया बिहार का अपने आप में। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमने शाहरुख खान साहब जैसा नाम कमा लिया या पैसा कमाया, लेकिन मेरे लिए काफ़ी था। रोज़ बिजी रहना, रोज़ प्रोड्यूसर आ रहा है साइनिंग अमाउंट लेके, रोज़ हीरो की कहानी सुनाई जा रही है, और मुझे क्या चाहिए, एक्टर को तो यही चाहिए। हाँ, और क्या चाहिए। और मैं बड़ा कंटेंट वाला आदमी हूँ, मुझे तो खाने में पसंद ही दाल खिचड़ी आती है। मुझे आप आलू के साथ
आलू की भाजी पीली वाली, उसमें जीरा और राई डाल के दे दो, थोड़ा सा घी डाल के, चावल और दाल, मैं तो इसी में आनंदित हो जाता वाह हूँ। वाह, ये सबसे फेवरेट फूड हाँ, है। मेरे जीवन का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, और मुझे जब इतना स्टार्टअप मिला और काम मिला, मैं बड़ा आनंदित हो गया। ये कोविड के बाद जो इंडस्ट्री खराब हुई है, जो थिएट्रिकल में चलना बहुत प्रॉब्लम हुआ, और एक इंडस्ट्री में बदलाव आया, ये हुआ कोविड में। अच्छा। वहाँ से हमारा व्यवसाय भोजपुरी का खराब होना शुरू हो गया, क्योंकि थिएटर में पिक्चर लगना बंद हो गया। और फिर उसी दौरान मैंने बोला, यार हम लोग एक फिल्म करते हैं, तो भोजपुरी फिल्म करना चाहते थे, लेकिन थिएटर में लगना बंद हो गई। तो बोले क्या करें, मैंने बोला मैं तो हिंदी से ही आया हूँ, हिंदी बना लेते हैं, भोजपुरी में डब कर लेते हैं, बाकी लैंग्वेज में करते हैं। हमने काम करना शुरू किया। मैंने बोला मेरी भोजपुरी के दर्शक भी तो हिंदी देखती ही है, प्रॉब्लम क्या है। तो हमने फिर मकान बनाई। तो और भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए मेरे जीवन में बहुत सम्मान है। मैं भोजपुरी सिनेमा को एक वर्ल्ड लेवल पर देखना चाहता हूँ। अब थोड़ा मामला सिनेमा का गड़बड़ाया हुआ है, लेकिन मेरा आगे ज़रूर संघर्ष रहेगा कि मैं भोजपुरी सिनेमा को फिर से एक नई ऊंचाइयों में पहुंचाने में थिएटर कोशिश सब करूं। बंद हो गए हैं भोजपुरी के ना, ये बहुत बड़ा रीज़न हो गया बिहार और यूपी में। सिंगल थिएटर्स बंद हो गए, इस वजह से फिल्में लगना ही बंद हो गई। ये सिंगल थिएटर बंद हो गए हैं, लेकिन हमको लगता है कि एक नया प्रयास होगा जहाँ छोटे छोटे मल्टीप्लेक्सेस बनाए जाएंगे। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं अजय देवगन जी को देखता हूँ कि वो उन्होंने एग्जीबिटर बन गए, वो थिएटर्स की चेन खोली है। उन्होंने थाने में ओपन किया ना। हाँ। बहुत अच्छा। और मैं अजय देवगन जी से कभी मुझे सौभाग्य नहीं मिला उनसे मिलने का, लेकिन एक कलाकार और एक दर्शक होने के नाते मैं अजय देवगन जी को तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं जो भी आगे सिनेमा बना रहे हैं या सिनेमा जो बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं सिनेमा, मैं उन्हें यही बोलना चाहूँगा कि भैया समोसा और पॉपकॉर्न का प्राइस जो है आप नॉर्मल रखें, ताकि हमारा दर्शक देख पाए। मुझे ऐसा, टिकट से भी महंगा है। हाँ वो गलत है ना। मैं ये चाहता हूँ कि भोजपुरी में, बिहार में कल ऐसा हो कि अलग अलग जगहों पे एक छोटे छोटे पॉकेट सिनेमा भी बने। अब पॉकेट सिनेमा क्या, हमारे दर्शक जो हैं वो 1,000 आते हैं एक साथ एक शो देखने के लिए, तो फुल तो होता ही था, लेकिन अब सबको मल्टीप्लेक्स बनाने की चाह है। यस। और बिहार में बहुत सी बातें हैं जो एक एग्जीबिटर जानते हैं। मैं एज अ कलाकार जब मैंने रुचि ली कि मेरा सिनेमा बहुत जगह लगे, और जब मैंने पर्सनल इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर के साथ लिया, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान हुआ, अवगत हुआ मैं एक एग्जीबिटर की परेशानियों से, कि जब थिएटर में सिनेमा चल रही होती है और वहाँ पे लाइट चली जाती है, तो एग्जीबिटर को अलग से डीजल मंगवा के सिनेमा चलाना पड़ता है, जो कि एक्सपेंसिव पड़ता है। तो ये सारी प्रेशर, बहुत सी चीज़ें प्रेशर। लेकिन भोजपुरी सिनेमा का एक बड़ा अच्छा रहा थिएटर्स का, कि उसके समोसे के रेट और उसके पॉपकॉर्न के रेट ये सब बड़े सस्ते रहे हैं, तो हमारे दर्शक जो हैं वो बड़ा आनंद लेते हैं। मैं ये बोलूँगा कि हमारे भोजपुरी के दर्शक जो हैं वो ज़्यादा आनंद लेते थे, बल्कि आज जो बड़े बड़े मल्टीप्लेक्सेस में लोग बेचारे बहुत सोच कर अपने परिवार को लाते हैं, जबकि कोई बहुत बड़ी फिल्म लगेगी 4-5 हीरो वाली, तब आएंगे। आज क्यों उस हिसाब से करते हैं। आज आप देखिए, आज क्यों नहीं आ रहे लोग उतना। आज एग्जीबिटर्स या मल्टीप्लेक्सेस के लोगों को लगता है कि हम टिकट का पैसा कम कर देंगे तो आएंगे। अरे भैया, प्रॉब्लम इज नॉट टिकट का पैसा, प्रॉब्लम इज समोसा एंड पॉपकॉर्न। कोल्ड ड्रिंक, आपकी जो कोल्ड ड्रिंक, समोसा और पॉपकॉर्न है, एक परिवार अपने बच्चों के साथ आता है तो उसका 1600 रुपया आप रेट लेते हो। टू मच। मतलब आप एक फैमिली के साथ आ रहे हो तो भाई 4,000 रुपया बंदा जो है अपना खर्चा करा रहा है, तो वो भी सोचता है कि चलो, पत्नी ही देखती है जब पति की वाट लगी हुई है, बेचारी पत्नी जाते हुए भी नहीं बोलती है पति को कि भैया कि चलिए आप हमें सिनेमा ले जाइए। अरे मालूम है बच्चे हैं 3, जैसे हमारे 3 बच्चे हैं, हमें मालूम है। तो भैया 5,000 रुपया एक ही टाइम में खर्चा हो जाएगा। तो आप बताइए कैसे
फिल्में चलेंगी। आज इन्हें गोलमाल बनानी पड़ती है, 5-5 हीरो लाना पड़ता है, तब जाके फिल्में चलती। तो अगर आप चाहते हो कि 1 हीरो 2 हीरो वाली फिल्में चलें, अरे भैया सब शाहरुख सलमान नहीं होते। आपको इंडस्ट्री चलानी है या 2 हीरो को 4 हीरो को चलाना है? इंडस्ट्री चलानी है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पे विचार ये करने महान लोगों को छोड़ दिया जाए। लेकिन सिनेमा के लिए, कंटेंट के लिए थिएटर्स वाले अगर वैसा सोचते तो आज थिएटर का ये हाल नहीं होता। आज भोजपुरी के थिएटर्स बंद हो गए, मल्टीप्लेक्स की ओर जा रहे हैं, तो भोजपुरी को भी झेलना पड़ गया। लेकिन वक्त बदलेगा, भोजपुरी सिनेमा ऊपर आएगा और हम लोग सब प्रयास करेंगे। बाकी ये सब का फ़ायदा OTT ने उठा लिया। नहीं, आज के इस पॉडकास्ट में जो आपने बात अभी कही है ना, क्या पता कोई ऐसा व्यक्ति सुन रहा हो, हाँ, और मुझे गालियां भी दे रहा हो। नहीं, इस मर्म को समझे, जो उस दर्द को समझे, हाँ। और इस पे कुछ काम करे। हाँ, ये बहुत जरूरी है। आप क्यों समोसे के पैसे इतने ले रहे हो भाई? जब आपको मालूम है कि 50 रुपए का बाहर 40 रुपए का पेप्सी मिल रहा है, आप काहे 500 रुपया ले रहे हो भाई? राइट। आपको लग रहा है आप अपनी सेफ्टी कर रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता है आपको 20-25 लोगों से आप उनसे पैसे जो है दे सकते हैं, उनसे ले रहे हो। आप अपनी 80% ऑडियंस जो है आप गवा रहे हो। वो आपका 200 रुपया देने को तैयार है टिकट का, बट वाई यू आर टेकिंग आउट 1600 रुपीज फ्रॉम देयर पॉकेट? करो, आपकी मर्जी है भाई। विनय आनंद कोई नेता तो है नहीं अभी जो हर चीज के लिए बोलेगा। लेकिन हाँ, इसी वजह से OTT चल रही है, और OTT पूरा फायदा धड़ाधड़। अभी तो भैया 4 OTT दिख रही है आपको, जो हमारे हिंदुस्तान की OTT बन रही है, जो हमारे हिंदुस्तान का ब्रांड है कटिंग। ऐसे और माइक्रो ड्रामा मैं देख रहा हूँ, स्टोरी आ रहा है, और ऐसे और 1-2 हैं जो अब लोग जान गए उनका नाम। और आने वाले वर्षों में भैया आप देखिएगा और 8-10 OTT आएगी, और वो हिंदुस्तान की OTT होगी, और वो पूरे हिंदुस्तान पे राज करने जा रही है। तो शायद भगवान की मर्जी ही है कि OTT सफल हो, और थिएटर सिनेमा ये सिर्फ करोड़पतियों के लिए रह जाएगा, जो कि 100% में 5% है। तो आपको 5% ही ऑडियंस चाहिए, उन्हीं से कमाना है, तो आपकी मर्जी है। या फिर आप साल में 2-3 फिल्में धुरंधर करके और गोलमाल करके आप एक 70-80% ऑडियंस ले लीजिए, बट वो साल में ही आएंगी। ये क्या 2 आएंगी बस, इससे ज़्यादा क्या आएंगे? अब देखिए, मेरा ये टॉपिक है नहीं, मैं एक्टर हूँ, लेकिन वो कहावत है कि जो लोग दूर से देखते हैं ना, उनको एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। उम्मीद है आपकी बात ऐसे लोग तक पहुँचे जो इस पे काम करें। हाँ, और मैं आपको बोला नहीं, इंसान का मर्म समझना बहुत ज़रूरी है। अरे भैया, आदमी है ना अजय भैया, हर हफ्ता जाना चाहता है थिएटर में। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्षमा करिएगा खराब लगे तो, लेकिन आदमी हर हफ्ते जाना चाहता है अपने परिवार के साथ। लेकिन इतनी महंगाई करने के बाद समोसे, पेप्सी और इसमें आदमी अब मुश्किल से 3 महीने में एक बार जाता है। भैया, आपने स्टारडम का शिखर देखा है और वैसे चुनौती भी देखी होगी। तो आजकल की जो युवा पीढ़ी है, जो काम पाने को अपना संघर्ष समझती है, आपकी नज़र में काम पाना या फिर उस काम को सस्टेन कर जाना क्या है? देखिए, आजकल की जो युवा पीढ़ी है ना, वो बहुत स्मार्ट है। स्मार्ट इन सेंस काम पकड़ने में। अच्छा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि साथ साथ में दे आर वेरी स्मार्ट इन चेंजिंग द ट्रैक ऑल्सो। उनको अब आज की डेट में कोई विनय आनंद जैसा बनना नहीं चाहता कि भाई एक आदमी 20 वर्षों से लगा ही हुआ है एस्टैब्लिश होने में या
ये बनने में या भाई बॉलीवुड में अपना नाम बनाने में। मतलब आज मुझे सुपरस्टार की पदवी मिल गई थी भोजपुरी में, और वही सम्मान मुझे घर घर में बिहार यूपी में मिलता है। उसके बावजूद मैं यहाँ फिर आ गया हूँ काम करने के लिए बॉलीवुड में, जहाँ मेरी कोई स्टैंडिंग नहीं है ये सुपरस्टार्स के साथ। मैं यहाँ पे फिर से न्यू कमर हो गया हूँ। हाँ, न्यू कमर नहीं हूँ, आई गेट लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, कि उनको मालूम है कि विनय आनंद ने बहुत काम किया है और मुझे वो सम्मान देते हैं। वो तो मिलेगा सर आपको। हाँ देते हैं, ईश्वर की कृपा है। लेकिन वो ये भी देखते हैं कि यस अगेन विनय आनंद हैज कम टू हिज रूट्स एंड नाउ ही वांट्स टू वर्क हियर। अब बहुत सारे लोग ऐसा भी कर रहे हैं हमारी तरह, दे ऑल आर कमिंग हियर एंड दे आर वर्किंग, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो जाते हैं कि भैया हमने इतना प्राप्त कर लिया है, हो गया, हाँ हम अपना कर लेते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं। और आजकल के जनरेशन में मैंने कई बार देखे हैं इमीडिएटली स्विच करते हैं। मैं आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, उनको लगेगा ना ये 2-3 फिल्में नहीं चली है तो अब वेट नहीं करेंगे, ट्रैक बदल देंगे। हाँ बोलेंगे यार यहाँ नहीं चल रहा है, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, अपने बिजनेस पे ध्यान देते हैं। दैट इज ऑल्सो गुड, क्योंकि जीवन में आप कहीं व्यर्थ ना वेस्ट ना हो जाओ, ये भी देखना है। और कुछ हमारी तरह होते हैं जो वेस्ट हो के मर के कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लेते हैं। लेकिन हम लोग को आज, मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे कुछ और बिजनेस सेटअप्स करने चाहिए थे। और इस उम्र में आने के बाद भैया हम सोचते हैं क्या करें, रील्स में इतना सारा बिजनेस लोग दिखा रहा है और हम पगला रहे हैं कि क्या बिजनेस शुरू करें। तो भैया समय पे बिजनेस करिए। आई वांट टू टेल ऑल एवरीबॉडी कि क्या होता है, हम बोलते हैं पैसा आएगा तो हम बिजनेस करेंगे, और जब बिजनेस करना चाहते हैं तो पैसे नहीं होते। वो कई साल जाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि साला मैं करूँ क्या, मेरी तो उम्र 45 हो गई है अब मैं वापस से स्ट्रगल करूँगा एक नया बिजनेस बनाने के लिए, तो बहुत डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए, सोचने पर मजबूर करता है। तो मैं यंगर जनरेशन को ये बोलूँगा कि एज सून एज यू कंप्लीट योर स्टडीज़, फर्दर स्टडीज़, आप कलाकार बनना चाहते हैं, आप स्ट्रगल करिए, आप मेहनत करिए, साथ साथ में अपना एक बिजनेस भी रखिए, ज़रूर बिजनेस रखिए। अपने फादर के बिजनेस को मत छोड़िए। अगर उन्होंने कोई बिजनेस आपके लिए बनाया है तो उसको भी देखिए। फादर को बोलिए भैया हमको 6 महीने का वक्त दो, 1-2 साल का दो, और अगर आप ध्यान दे सकते हैं साइमल्टेनियसली तो ज़रूर दें, क्योंकि ये फादर का जो बिज़नेस है, बेशक आपको शायद अच्छा लग रहा हो, अभी वो गारमेंट बिजनेस में है तो बोले यार मैं एक्टर हूँ, मैं गारमेंट कहाँ बेचूंगा। अगर उन्होंने बिजनेस बनाया है तो मैं आपको बता दूं, वो बिजनेस को बिजनेस बनाने के लिए काफ़ी वर्ष लगा होगा, लग जाते हैं। तो मैं देखता हूँ कई ऐसे जैन भाई, मारवाड़ी भाई, गुजराती भाई, ये लोग सब बड़े इंटेलिजेंट हैं। ये लोग अपना बिजनेस और अपनी जगह छोड़ते नहीं हैं, अपने पिता के बिजनेस का ध्यान रखते हैं वो लोग। तो मैं यही बोलूँगा सबको कि अपने पिता के बिजनेस को भी संभालना गलत नहीं है, इसके बजाय कि आप एक बेरोजगार की तरह घूमो। इतने वर्षों का आपका करियर है और आपने बहुत काम किया और काफ़ी नाम भी कमाया आपने, कभी अकेलापन महसूस हुआ है आपको? अकेलापन तो तब हो रहा था जब 11 वर्ष शादी होने के बाद मुझे बच्चे नहीं हो रहे थे, और हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ डिप्रेशन में थे कि नहीं हो रहे हैं। लेकिन एक ईश्वर पे विश्वास था कि एक दिन आएगा जब घर में खुशी होगी, और फिर वो हो गए। तो 3 बच्चे हो गए, ट्रिपलेट्स, विराजनी, प्रीति और विवान। वाह। तो अब चहल पहले तो ऐसा नहीं लगता। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में बड़ा अजीब रहा, जब 11 वर्ष नहीं हो रहे थे तो मुझे लगा कि मैं बिना संतान के रह जाऊंगा। वो खलिश थी आप? खलिश थी। अब 11 वर्ष बाद हो गए तो मुझे लगा यार मुझे तो बहुत कुछ करना है इन तीनों के लिए इन तीनों की एडुकेशन है, इन तीनों का संस्कार है, ये तीनों कैसा कर पाएंगे अपनी चीज़ें। देखिए हर बच्चा अपनी तकदीर लाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा अच्छा कर ले, तीनों में से कोई भी। तो मैं हमेशा अपने बच्चों को एक ही परवरिश देता हूँ कि यू शुड ऑलवेज सपोर्ट योर ब्रदर्स सिस्टर्स,
ऐसा ना हो कि किसी एक बच्चे ने अच्छा कर लिया और दूसरा भाई या बहन स्ट्रगल कर रहा है। तो इससे बड़ी नीचता की बात कोई नहीं हो सकती कि अगर आपके परिवार में आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो और आपका भाई, आपकी बहन या कोई जुलूस रहा है पैसे के लिए, स्ट्रगल कर रहा है, आप मर्सिडीज से जा रहे हो और वो बस स्टैंड में खड़ा है, तो ये पैसा किस काम का? किसका हो? तो मैं आने वाली जनरेशन और मेरी जनरेशन जो सुन रही है या यंगर जनरेशन है, भैया हम लोग तो चले ही जाएंगे, हम लोग कोई भगवान तो है नहीं, अमर तो होके आए नहीं है। आज मैं ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, हो सकता है मैं किसी क्षण में ना रहूँ या मैं 40-50 साल बाद ना रहूँ। मतलब कोई किसी की गारंटी नहीं है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप बड़े बनते हैं, अपने आप को ज़्यादा बड़ा मत समझिए। आप कोई नहीं है। यस। मैं थोड़ा ज़्यादा पैसे कमा लिए, मर्सिडीज आ गई, 2-4-5 घर बना दिए, अरे हमने कमाया, हमने किया, मेहनत किया, ये सब मत करिए। सपोर्ट योर फैमिली। अपने भाई को देखो, अपनी बहन को देखो, उनके अगर आपके अंदर उतना पैसा है तो उनके बच्चों को भी देख लो। आप परिवार संभाल के चलो, अपना पूरा परिवार संभालो, दोस्तों को देखो। अगर नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको भगवान नहीं दे रहे पाए, तो आपसे किसी को कोई नाराज़गी नहीं है, क्योंकि उन्हें भी दिखता है कि आपके पास कुछ नहीं, या आप कोशिश में लगे हुए हो कुछ करने की। दे विल नेवर हैव अ प्रॉब्लम विथ यू, दे विल नेवर एवर गेट जेलस ऑफ यू बिकॉज यू डोंट हैव एनीथिंग। द डे दे विल गेट जेलस, द डे दे विल गेट हर्ट, द डे दे विल बी इन द पेन व्हेन यू हैव, और आप उन्हें इग्नोर करते हो, आप उन्हें देखते नहीं हो, आप बदल गए हो कि मुझसे पैसा ना मांग ले। राइट। ये प्रॉब्लम है। आपने ये जो बातें की, इससे रिलेट करके मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। जी। गोविंदा जो पर्दे के पीछे हैं, उनकी वो कौन सी बात आपको बहुत अंदर तक झिझोड़ देती है? नहीं, वो बेचारे मुझे हमेशा बोलते रहे, मैं बेचारा इसलिए बोल रहा हूँ कि वो बेचारे तो है नहीं, पहले तो सुपरस्टार हैं बहुत बड़े। बेचारे वो नहीं, बेचारा मैं हूँ। देखो, आपके बड़े हमेशा आपको कुछ ना कुछ बोलते हैं कि तू ये सीख ले, तू ये कर ले, तू ये कर ले। हमको क्या लगता है, आज मैं बात बोलने जा रहा हूँ, हंसेंगे लोग। जब मैं एक्टर नहीं बना था और गोविंदा जी एक्टर बन गए थे, स्टार थे और ये अपनी फिल्में रिलीज कर रहे थे, इन्होंने खुद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस खोला था। अच्छा। तो इन्होंने मुझे बोला कि विनय देखो, तुम आज एक्टर बने नहीं हो, तुम एक्टर बनोगे एक दिन, और एक दिन बनोगे और तुम मेरे लेवल पे अगर आ गए तो उस वक्त तुम्हें भी कल को कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी अपने व्यवसाय को देखने के लिए, तो तुम डिस्ट्रीब्यूशन सीख लो ऑफिस में जाके। तो जो ऑफिस था वो नर्मदा नहीं, सॉरी, टाउन में था। अच्छा। और हम रहते थे जू में, और टाउन जाने के लगते 4.5 घंटे। मुझे ऐसा लगता था यार मामा मेरे को ट्रैक से हटा रहा है। ऐसा मन में आया? मन में आया, मतलब मामा मुझे बोलते कि तू डिस्ट्रीब्यूशन सीख। मुझे ऐसा लगता था यार ये मेरे को वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में ही ना बैठा दे, और मैं इनको मना नहीं कर सकता। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी, मैं इनकी सारी बातें मानता हूँ। अच्छा। और मुझे ऐसा था कि अगर मैंने कमिटमेंट कर लिया तो मैं अगर फिर नहीं उसमें रुका तो मैं इनका बिजनेस खराब नहीं कर सकता, फिर मुझे ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं कल्टी मारता था। लेकिन वो एज अ मामा, एज अ पेरेंट मुझे सिखाना चाहते थे कि विनय तुम ये चीज़ सीख लो, तुम्हारे काम आएगी। तो परिवार में ये चीज़ें होती है कि हमारे बड़े चाहते हैं कि हम कुछ सीख लें। फिर वो मुझे हमेशा बोलते रहे कि तू कुछ बिजनेस कर ले, कुछ ये भी सीख ले, कुछ क्या करना चाहता है, ये करना चाहता है। लेकिन मैं जो उनको बिजनेस बोलता हूँ वो उनको समझ में नहीं आता। तो हम दोनों में हमेशा क्या होता है कि वो मैं कुछ बोलता हूँ, अरे नहीं ये गड़बड़ हो जाएगा, मन नहीं मिलता है, ये गड़बड़ हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो कुछ बोलते हैं तो मुझे थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। और ये सब जगह होता है, ये बाप बेटे में भी होता है, भाई भाई में होता है। तो वो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें कुछ मिल नहीं पाती। भगवान करे आगे कुछ मिल जाए। तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, हम सबकी एक लाइफ है, एक लिमिटेड एज होती है जिसमें हम वो काम करना चाहते हैं जो हमें आनंद आता है। इसलिए शायद हर आदमी डॉक्टर नहीं बनता, राइट। इसलिए शायद हर आदमी इंजीनियर नहीं बनता।
ये आपके एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ों के साथ और आपके मन के साथ जुड़ी होती है कि आप क्या चीज़ें आपको इंटरेस्ट है, तो मैं उनको बता देता हूँ मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है। तो अभी मेरे को बात करने आ गया, मुझे उनसे बात ही करने के लिए, गट्स लाने के लिए वर्षों चले गए। जीनियस। हाँ, तो मैं अभी उनको बोलता हूँ, मैं बताऊँ मेरा इसमें मन नहीं है, ऐसा मेरा इच्छा नहीं होगी, ये अंडरस्टैंड्स। और अभी वो मेरे पे कभी भी थोपते नहीं है। नहीं थोपते। ही इज़ वेरी नाइस मैन। जीवन में कुछ चीज़ें हमसे अगर गलती हुई हैं, कुछ और चीज़ें सीखने में और करने में, तो हमको समझ में आता है, लेकिन मैं वो गलती इसलिए नहीं मानता क्योंकि इट्स ऑल डेस्टिनी। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब वो मुझे समझते हैं, मैं उनको समझता हूँ, और ऐसे ही हर घर में होता है। यस। और हम बहुत कुछ सोचते हैं हम कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, बाद में पता चलता है कि उम्र तो इतनी सी है। एज सुन एज वी क्रॉस आवर 40s वी रियलाइज कि यार मैं तो 50 का हो जाऊंगा, 50 के बाद 60 का हो जाऊंगा, फिर आपको पता चलता है पीछे वाले आगे वाले कुछ निकल गए, ऊपर चले गए, ये हो गए, फिर आप एक ऐसा लगता है कहानी ख़त्म हो गई, ट्रॉमा में रह जाता है। हाँ, तो अब यही है कि बहुत लाइफ इंसान की बहुत क्विक ही होती है, तो वन शुड बी अ लिटिल मोर फास्टर आई गेस इन टेकिंग डिसीजंस। विनय जी, आपसे बात करके ऐसा लगा कि आप जो इंसान है ना, उसके पीछे एक गहरा एहसास है। अरे और बहुत अच्छा लगा आप हमारे मंच पे आए, फलसफा के मंच पे आए। बेस्ट विशेस फ्यूचर के लिए, आपकी जो नई वेब सीरीज आ रही है मकान, उसके लिए, और ACP विक्रांत जो भी हाल में रिलीज है, चल रही है। अजय भैया, जैसे आपने मेरी बातों को समझा, जी। मेरी पत्नी मेरी बात ऐसे क्यों नहीं समझती, मैं यही सोच रहा हूँ। ये पॉडकास्ट अगर देखेंगी तो समझेंगे आप। नहीं, शी लव्स मी, और मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, मैं मस्ती कर रहा हूँ। थैंक यू। थैंक तो यू। दोस्तों, ये था आज का फलसफा, और विनय जी ने काफ़ी कुछ शेयर किया अपनी लाइफ के बारे में, अपने फलसफे के बारे में। अगले एपिसोड में हम एक और नए मेहमान से मिलेंगे। उसके पहले जाते जाते आपको बता दूं, फलसफा प्रेजेंटेड बाय कोको हाई, मार्केटिंग पार्टनर TBB द बिग बैंग। तो दोस्तों, जल्दी मुलाकात करते हैं। जय हिंद।